नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। जितने भी स्टूडेंट ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम आने वाला है, आप सभी को बेस्ट विशेस। आज से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट है बट यकीन मानिए जो भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन का सॉल्व ऑप्शन जो भी आपको लगता है कि ये सही है, आप उसका ऑप्शन लिख लें और जैसे ही मैं आपको बताता हूं तो आप उसको अपने हिसाब से एक नंबर ऐड करते चले जाएं और बाद में ऐड करें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम M1R5 सेट 1 जनवरी 2026 30 MCQ को सॉल्व करते हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बूटिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। बूटिंग क्या होता है कि जब भी हमारा सिस्टम हम ऑन करते हैं तो हमारे हार्ड ड्राइव से हमारा जो ओएस होता है वो ओएस हमारे मेमोरी के अंदर लोड हो रहा होता है और आप देखते हैं कि सिस्टम ऑन होते समय कुछ इस तरीके से गोल 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 घूमता रहता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि कंप्यूटर के बूटिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन देखिए वीडियो, बल्कि आप थोड़े स्टॉप करके उसका मतलब जो भी सही है उसको लिखिए और फिर मैच करिए कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे एमसीक्यूज आज से डेली रेगुलर आने वाले हैं। और दूसरी बात कि प्रैक्टिकल की पूरी तैयारी हम कराएंगे आपका। ठीक है, और फिर आगे कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे होंगे उससे रिलेटेड आपको टॉपिक यहाँ पे मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। प्लीज कमेंट करते रहिए कि ऑप्शन ए का क्या सही, ऑप्शन बी का क्या सही है। इस तरीके से कमेंट आप फटाफट करते रहें और फिर मैच करें कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का कौन सा भाग गणनात्मक एवं तार्किक कार्य करता है। ठीक है, तो सीपीयू का कौन सा भाग है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है। आपको पता है कि सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं। ठीक, पहला एक एमयू जिसको हम रजिस्टर मेमोरी या मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं, फिर एक होता है हमारा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और फिर एक तीसरा होता है एएलयू। ठीक है, तो जो भी हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गणनाएं करते हैं वो हमारे सीपीयू का ये एएलयू जो हिस्सा पार्ट होता है ये पूरा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक मेमोरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो प्राथमिक मेमोरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है कि अधिक संग्रहण क्षमता, अस्थायी भंडारण, उच्च गति से डेटा प्राप्त। ठीक है, देखो प्राथमिक मेमोरी में, ठीक है, जो प्राथमिक मेमोरी हमारी होती है उनका काम है उच्च गति से डेटा प्राप्त करना। ठीक है, उच्च गति से, जैसे आपका रैम और रोम वगैरह हो गया। ठीक है, इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है और इनका काम होता है उच्च गति से डेटा को प्राप्त करना। इसके बाद में आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो स्टाइल्स जो ऑप्शन है इसका यूज किस लिए होता है। इसका यूज होता है कि जो भी हमने जैसे कोई हेडिंग वगैरह बनाया है तो उसको एक फॉर्मेटिंग देने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। यानी कि इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करने के लिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि रैम और रोम। तो रैम और रोम को पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक वोलेटाइल है, यानी आपने सुना होगा अस्थाई और अस्थाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल में आता है हमारा कौन सा, रैम। नॉन वोलेटाइल यानी जिसको हम अस्थाई मेमोरी कहते हैं वो हमारा रोम होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारे हार्ड डिस्क और डीवीडी वगैरह आते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का पता किस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कैल्क की बातें करते हैं, कैल्क में जब हम सेल एड्रेस को लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, A1 यानी पहले कॉलम का नाम, फिर यानी हमारा ये नंबर होता है जो कि क्या दिखाता है, रो नंबर को दिखाता है। यानी पहले कॉलम लेटर
फिर रो नंबर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां कि कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो कंप्यूटर वायरस ऑप्शन दिया है कि हार्डवेयर को सुधारना, सिस्टम को सुरक्षित करना, डेटा को नुकसान पहुंचाना या अवांछित क्रियाएं करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो अगर हम वायरस की बात करते हैं तो ये हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग जो होता है ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। राइटर कैसा प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें लेटर वगैरह लिखा जाता है, ठीक है। कैल्क किस प्रकार का प्रोग्राम होता है, स्प्रेडशीट जहां पे हम डेटा कैलकुलेट करते हैं, है ना। और बाकी डेटाबेस जो आपके सिलेबस से बाहर था, लेकिन डेटाबेस नाम का भी एक सॉफ्टवेयर होता है जहां हम डेटा मैनेजमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। इनपुट डिवाइस यानी जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का निर्देश देता हो, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। जैसे आप मोबाइल इस समय चला रहे हैं तो मोबाइल पे आप क्लिक कर रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं तो टच पैड, टच स्क्रीन जो लगी है आपके मोबाइल में, उसी के द्वारा तो आप इनपुट कर रहे हैं डेटा को। तो जो भी डेटा आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, जिस भी माध्यम से दे रहे हैं, वही माध्यम क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्लॉटर। तो भैया यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आपका ये कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या हो गया आपका, एक इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं। माउस होता तो माउस भी इनपुट डिवाइस हो जाता। वहीं अगर मॉनिटर, प्रिंटर की बात करें तो इसके माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है, यानी कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। एक और डिवाइस आपको सुनने को मिलेगा, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो भी डिवाइसेस बाहरी रूप से आकर के सीपीयू से कनेक्ट हो रही हैं, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, है ना, मॉनिटर, ये सब बाहरी रूप से आकर के हमारे मदरबोर्ड से अटैच होती हैं, तो इन सबको हम पेरिफेरल कैटेगरी में रखते हैं, पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, ये भी जानिए। आगे है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इस तरीके से लिखिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का राइट आंसर आपका क्या है, फटाफट लिखते जाइए, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, कई फाइलों को पढ़ने के लिए। ऑप्शन बी, एक ही दस्तावेज से अनेक पत्र तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी, ईमेल भेजने के लिए। ऑप्शन डी, तालिका बनाने के लिए। तो देखो, मेल मर्ज ऑप्शन तब यूज होता है जब हमें कोई डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट एक से ज्यादा लोगों का तैयार करना होता है, तब हम मेल मर्ज ऑप्शन, जैसे आपको अगर मैंने कहा लेटर एक से ज्यादा लोगों का तैयार करना है, आईडी कार्ड एक से ज्यादा लोगों को तैयार करना है, एनवेलप एक से ज्यादा लोगों का तैयार करना है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में, अपने स्टेटस वगैरह पे लगाइए ताकि लोग इस चैनल के बारे में जाने, आपका एक हेल्प हो जाएगी, ठीक है, हमारे लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करें, लाइक करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को प्रारंभ करना, एप्लीकेशन चलाना और वायरस को हटाना। देखो, बायोस का पूरा नाम सबसे पहले समझिए। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस का काम क्या है कि हमारा जो बेसिक, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं ना अपने सीपीयू का, तो ये जो बायोस होता है ये फटाफट सबको सिग्नल भेजता है कि भैया चलो, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आपके क्या कहते हैं, कीबोर्ड, माउस, आप देखते हैं उसमें जब भी स्टार्ट होता है ना तो फटाक से एक लाइट ऑन होती है और फिर वो बंद हो जाती है। तो ये चेक करता है कि सारे सिस्टम, सारे कंपोनेंट्स क्या सब कुछ अटैच है या नहीं है, तो सबको स्टार्ट करने का काम करता है, यानी हार्डवेयर को प्रारंभ करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद में है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो भैया, फॉर्मूला बार का उपयोग करे चार्ट देखने के लिए बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला लिखने के लिए और संपादित करने के लिए, यानी एडिट वगैरह करने के लिए। हाँ जी, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह को एडिट करना, फॉर्मूला लिखना, इनके में हम यूज करते हैं फॉर्मूला बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए बताइए,
13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए अपने कमेंट बॉक्स में। अभी के अभी आप लोग कमेंट करें, देखते हैं किसका किसका सही होता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अभी मैंने बताया आउटपुट डिवाइस क्या होती है कि जो भी डिवाइस हमें किसी भी प्रकार का रिजल्ट देती हो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी स्कैनर एंड ऑप्शन डी प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें से कौन सी डिवाइस आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताइए फटाफट। कमेंट कर दिया आप सबने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है। और यहाँ पे है पेज नंबर और तिथि दिखाने के लिए, ऑप्शन बी चित्र जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी फाइल लॉक करने के लिए एंड ऑप्शन डी दिया है भाषा बदलने के लिए। देखो अगर हम हेडर एंड फुटर की बात करते हैं तो हेडर एंड फुटर का काम ये होता है कि अगर हम अपने पेज में कोई भी नंबर या डेट वगैरह कुछ दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य। एक क्वेश्चन और है कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। दोस्तों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी और नाम दिया है कि रजिस्टर, कैश, रैम और रोम, तो याद रखें अगर रजिस्टर का नाम है तो रजिस्टर सबसे ज्यादा तेज मेमोरी होती है क्योंकि वो सीपीयू के अंदर होती है। उसके बाद कैश मेमोरी आती है और मैं चाहूंगा कि फटाफट आप कैश मेमोरी का, मैं क्वेश्चन ये है कि कैश मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं। आप आंसर लिखिए और कौन कौन से हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कैश मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, जल्दी करिए कमेंट में लिखिए कि कैश मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट के नाम। मैं भी आगे बताता हूं, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। अस्थायी डेटा संग्रह, सीपीयू और रैम के बीच गति बढ़ाना, बैकअप लेना एंड वायरस रोकना। तो जो एक हमारी कैश मेमोरी होती है ये सीपीयू जैसे ये सीपीयू और रैम के बीच में इसका एक पार्ट लगा होता है। सीपीयू और रैम के बीच, अगर आपने इसका आंसर लिख दिया है तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कैश मेमोरी का कौन सा पार्ट सीपीयू और रैम के बीच में लगा होता है, बताइए फटाफट। इसका भी आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कैश मेमोरी का कौन सा पार्ट सीपीयू और रैम के बीच में लगा होता है, कमेंट करिए इसका। चलिए तो मैं अब जवाब देता हूं कि कैश मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से होता है भैया, L1, L2 और L3, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर हम बात करते हैं सीपीयू और रैम के बीच कौन सा लगा होता है तो वो लगा होता है हमारा L1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड का यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स को जोड़ने के लिए, नहीं। फिर फंक्शन को आसानी से लगाने के लिए, जी बिल्कुल सही जवाब है ये ऑप्शन बी। इसके बाद एक कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी यानी वही सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। तो रैम और रोम अभी आपने देखा था, इसका आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो रैम और रोम हमारे प्राइमरी मेमोरी में आ जाएंगे, हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। ठीक है, रजिस्टर तो हमारे सीपीयू के अंदर लगा होता है। इसके बाद में है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ क्या है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ क्या होता है, स्लाइड हटाना, स्लाइड के बीच प्रभाव यानी स्लाइड के बीच में इफेक्ट देना, स्लाइड को प्रिंट करना या स्लाइड को लॉक करना। दोस्तों इंप्रेस में अगर हम बात करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, और एक चीज और है स्लाइड एनिमेशन। तो एनिमेशन ये का काम होता है कि स्लाइड के ऊपर मौजूद जो भी कंटेंट है, चाहे वो इमेज हो, कोई शेप हो या फिर कोई टेक्स्ट हो, अगर हम उसको कोई इफेक्ट देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को,
तो उसको कहते हैं एनिमेट करना, या उसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आए वो कुछ इफेक्ट के साथ में आए, स्लाइड के ऊपर इफेक्ट लगाना है ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन। तो स्लाइड ट्रांजिशन पे यहाँ पे राइट आंसर होगा स्लाइड के बीच प्रभाव, है ना, इफेक्ट अप्लाई करना। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप सारे लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? केवल गेम चलाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय, इंटरनेट कनेक्ट करना, फाइल को डिलीट करना। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है 19 वाले का। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट में लिखें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं अपने मोबाइल में, आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, आप अपने टच स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो जो टच स्क्रीन है आपकी, उस एप्लीकेशन से जुड़ी रहे, जो भी आप वहां पे टच कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट उस एप्लीकेशन के अंदर जाए और वो सही से काम करे। तो इनको कनेक्ट करके रखने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है 20 क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिया है फाइल इंक्रिप्शन के लिए, फिर लिखा है किए गए परिवर्तन को देखने के लिए, फाइल प्रिंट करने के लिए, स्पेलिंग सुधारने के लिए। तो भैया अगर हम ट्रैक चेंज ऑप्शन की बात करते हैं तो ये निगरानी रखने के लिए होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहां कहां चेंजेस किया जा रहा है। ऑप्शन बी। देखो ये सारे क्वेश्चन का आंसर वही बढ़िया से दे पाएगा और सही दे पाएगा जिसने प्रैक्टिकल अच्छे से किया होगा। इसलिए अभी जो भी समय है आप सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर ही डिपेंड ना रहिए, प्रैक्टिकल जरूर करते रहिए। ठीक है, आपका जो टाइम मिल रहा है उस दौरान प्रैक्टिस करिए, शॉर्टकट याद करिए, जो भी ऑप्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस ऑप्शन को डिटेल में समझिए कि वो किस मेन्यू बार के अंदर है और क्या काम कर रहा है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को सजाना, ऑप्शन बी संसाधनों को साझा करना, वायरस फैलाना और बिजली बचाना। तो भैया यहां अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है कि जब भी हम दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ दें और उनके बीच डेटा का आदान प्रदान हो रहा हो। ठीक है, मान लो आपके पास में एक कंप्यूटर सिस्टम है और एक आपके पास में प्रिंटर है। ठीक है, आपने क्या किया, इस प्रिंटर को, ये जो प्रिंटर था, इस प्रिंटर को आपने कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर के साथ। तो दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गई यहाँ पे। अब यहां से हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं प्रिंट आउट करने के लिए और वो प्रिंट आउट यहाँ प्रिंटर से निकल के आ रहा है। तो इनके बीच हम डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि संसाधनों को साझा करना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिलेटिव सेल रेफरेंस का अर्थ क्या है? ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिलेटिव सेल रेफरेंस का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है फिक्स रेफरेंस, फिर पूछ रहा है कॉपी करने पर बदलने वाला संदर्भ। ठीक है, बिल्कुल ये सही जवाब है। देखो जैसे आपने इस तरीके से दिया A1, ठीक है, इज इक्वल टू A1, ऐसे दे दिया रेंज, तो ये हमारा रिलेटिव है। एक होता है कि आपने कुछ इस तरीके से लिखा है इज इक्वल टू और यहाँ पे इनको लॉक कर दिया है ना, ऐसे कुछ डॉलर वगैरह आप जानते हैं कि डॉलर लगा देते हैं जिससे हमारी सेल रेफरेंस लॉक हो जाती है। ठीक है, ये आ जाता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कभी कभी क्या हम देखते हैं कि कोई एक लॉक है ना, तो ये इस तरीके की जब हम सेल रेफरेंस देते हैं तो यही हमारी अलग अलग टाइप की सेल रेफरेंस बनती है, रिलेटिव और फिक्स्ड, मिक्स सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा को 0 और 1 में किस प्रणाली से दर्शाया जाता है? तो भैया देखो 0 और 1 जो होते हैं दो नंबर हैं, ठीक है, इसलिए इनको बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर, द्विधारी प्रणाली।
ठीक है। दशमलव में या डेसिमल नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कि टोटल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट कौन से कौन होते हैं? 0 से लेकर के दशमलव में, याद रखिए, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। 0 से 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। टोटल यहाँ पे डिजिट की संख्या 10 है, इसलिए बेस इसका 10 होता है। और बाइनरी में टोटल 2 डिजिट हैं, 0 और 1, जो कंप्यूटर की भाषा है, जिसको हम मशीनी भाषा भी कहते हैं। ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट होते हैं, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 7 तक। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होते हैं, जो कि 0 से लेकर के 9 तक हमारे ये न्यूमेरिक नंबर होते हैं। इसके बाद अल्फाबेट होते हैं, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन सबको कैसे दिखाया जाता है? जैसे 10 को ए के द्वारा दिखाया जाएगा, 11 को बी के द्वारा दिखाया जाएगा, है ना? ऐसे अल्फाबेट जाता है 15। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में, अच्छा इसका राइट आंसर हमने बता दिया ना, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस में राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज अगर पूछ रहा है तो इसका यूज किस लिए करते हैं भैया? विषय सूची बनाने के लिए, ठीक है, इंडेक्स कंटेंट बनाने के लिए। इसके बाद है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, विंडोज, गूगल क्रोम, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, विंडोज है, गूगल क्रोम है। तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, यानी वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो सिस्टम के लिए बनाया गया होता है, ठीक है, जिसके बिना हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं चाहूंगा पहले आप लोग इसका आंसर बताएं फटाफट, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2 एंड 3। चलिए आगे मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है, विंडोज, ठीक है, इसका राइट आंसर विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा हटाने के लिए, डेटा को चित्रात्मक रूप से दिखाने के लिए, यानी ग्राफिकल रूप से दिखाने के लिए, फाइल लॉक करने के लिए, फॉर्मेट हटाने के लिए। तो ये चार्ट का यूज होता है डेटा को ग्राफिकल रूप से दिखाना। डेटा हमारा और बेहतर तरीके से समझ में आने लगता है अगर हम चार्ट का यूज करते हैं। फिर है कि कंप्यूटर में GUI का पूरा नाम क्या है? ओके, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग बताएं, फटाफट कमेंट करिए। 27 क्वेश्चन का, ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा? GUI का पूरा नाम। तो GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोस्तों, 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं, ठीक है। एक वो जहां हमें कुछ इस तरीके से आइकॉन वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो एक पूरा इंटरफेस यानी जो हमारे सामने खुला है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रहे हैं, चला पा रहे हैं, वो हमारा इंटरफेस है। जैसे आपके मोबाइल में आइकॉन नजर आ रहे हैं, आप उस पर टैप करते हैं, वो एप्लीकेशन खुल जाता है, फिर आप उसमें जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस को, जहां आइकॉन नजर आते हैं, उनको GUI कहा जाता है। और कुछ इंटरफेस जैसे MS DOS वगैरह अगर आपने देखा हो, तो वो ऐसे होते हैं जहां पे हम कमांड लिख करके अपने कामों को करते हैं, ठीक है, CMD जिसको बोलते हैं, मतलब जहां कमांड वगैरह टाइप होता है, तो उस उस इंटरफेस को हम CUI इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट का, देखिए ये सब वही क्वेश्चन है जिसके लिए आपको बढ़िया से प्रैक्टिकल करना होगा, बढ़िया समझना होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभी जितना समय है आप MCQ सॉल्व करिए, बहुत अच्छी बात है। थ्योरी जरूर पढ़ते रहिए, आपने जो भी नोट्स वगैरह बना रखा है, नहीं बना रखा है तो आप ले लीजिए कहीं से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भैया आपको प्रैक्टिकल भी करते रहना है। प्रैक्टिकल एकदम से छोड़ नहीं देना है कि आ गया है तो प्रैक्टिकल छोड़ देना, नहीं, प्रैक्टिकल छोड़ना नहीं है, करते रहना, ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय दे सकते हैं दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट का उपयोग क्या है? स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए, स्पेलिंग को सुधारने के लिए। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और मैं चाहूंगा इसका क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर दें कि यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? फटाफट बताइए।
बाइट, बिट, निब्बल या फिर वर्ड। तो वर्ड तो भैया कुछ है ही नहीं, ठीक है। और बाकी ये 3 यूनिट्स हैं, और इन तीनों में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। देखो कंप्यूटर की ये जो यूनिट्स हैं ये आप याद कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं सबसे पहले क्या आता है? बिट आता है। बिट के बाद फिर निब्बल आता है, ठीक है। निब्बल के बाद में फिर बाइट आता है, फिर केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है। इस तरीके से ये यूनिट्स आपको याद कर लेनी है। कई बार यूनिट्स इधर उधर करके पूछता है कि इनका सही क्रम क्या है, और फिर आपको याद होना चाहिए कि कौन छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा आज ही इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लिब्रे ऑफिस में ओके, यहाँ पे क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में फाइल का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में फाइल का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, और यहाँ पे दिया है .odf, ठीक है, और इसके बाद में .pdf, .doc, ओके ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .odf, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के ये 30 क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस मैच होंगे। और अगर आपको ये क्लासेस बढ़िया लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि ये क्लास आज की कैसी रही, और आगे के क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर मैं अपने हिसाब से ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के आऊं, ठीक है। तो जैसा भी हो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर ही दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।